नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले न्यूज़ है एससी अपहोल्ड्स राइट टू डाई फॉर मैन इन वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको, क्या न्यूज़ है ये जो गरिमापूर्ण मरने का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 के तहत, उसके ऊपर कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फ़ैसला दिया है कि 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया और कहा कि उन्हें गरिमापूर्ण मरने का अधिकार हो। डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही कृत्रिम पोषण और पानी की व्यवस्था को बंद किया जा सकता है। ये जो हरीश राणा है, जो अभी 32 वर्ष के हैं, वो 2013 में किसी बिल्डिंग से गिर गए और तब से वो उस ऐसे स्टेट में है, न जीने में न मरने में है ना, न उन्हें होश आ रहा है। तो ऐसे में है ना, हरीश राणा 2013 में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पेइंग गेस्ट के चौथे माले से गिर गए थे। इसके बाद वे लगभग 13 साल से प्रेसिडेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं, यानी वे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं, यानी वे होश में नहीं हैं और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। उनकी स्थिति 100% क्वाड्रीप्लेजिक है, यानी उनका शरीर हिलडुल नहीं सकता, है ना। कोर्ट ने क्यों कहा कि परिवार के लिए यह बहुत भावनात्मक फैसला है, लेकिन यह हार मानना नहीं है, बल्कि अपने बेटे के प्रति जो उनकी करुणा और प्रेम है उसका प्रतीक है। उसे सम्मानपूर्वक गरिमा के साथ उसे विदा करने का जो ये फैसला है वो बहुत ही भावनात्मक है। कोर्ट ने ये कहा, पहली बार जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले को किसी मामले में लागू किया था। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2018 के किसी फैसले में पैसिव यूथनेशिया को अनुमति दी थी, है ना। एससी ने कहा कि एक्टिव एथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया का अंतर सिर्फ कुछ करना और कुछ न करना तक सीमित नहीं है। असली फ़र्क इस बात में है कि मृत्यु किस कारण से होती है। एक्टिव यूथनेशिया क्या है? एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे मरीज की मौत हो जाए, है ना, जैसे घातक इंजेक्शन देना। यह बीमारी से मृत्यु नहीं है, बल्कि डॉक्टर की कार्यवाही से मृत्यु है। प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया को रोककर जीवन समाप्त करना माना जाता है इसमें। और पैसिव एथनेशिया क्या है, यूथनेशिया क्या है? पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर मरीज को मरने नहीं देते, बल्कि जो कृत्रिम जीवक रक्षक उपचार को हटा देते हैं। जिन इक्विपमेंट से वो जी रहा है ना, वो चीज़ों को हटा दिया जाता है ताकि वो अपने आप डाई हो जाए। जैसे वेंटिलेटर हटाना, लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करना। डॉक्टर नहीं मारते, बल्कि पहले से मौजूद गंभीर बीमारी को अपना कृत्रिम रास्ता लेने देते हैं। ठीक है, ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में फ़र्क है। डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाज रोकते समय भी डॉक्टर को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निर्णय ऐसा ना हो जो मरीज की देखभाल की जिम्मेदारी के खिलाफ हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति लंबे समय में ऐसी स्थिति में है जहां ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे सम्मान के साथ जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस न्यूज़ में यही था। इसके ऊपर 2 आर्टिकल आए थे आज। ये होल्डिंग अप, नेक्स्ट न्यूज़ है होल्डिंग अप हाफ द स्काई ऑन इंडियन फार्म्स। अच्छा, ये जो कृषि में महिलाओं की भूमिकाएं हैं उसके ऊपर है ना। वैसे तो हमारे देश में महिलाएं हर सेक्टर में हैं, लेकिन जो घर पर रहती हैं, जो कृषि कार्य करती हैं, जो पशुपालन करती हैं, उन्हें ये लगता है कि वो कोई कार्य ही नहीं करती। अगर उनसे पूछा भी जाए क्या करती है, कि नहीं मैं तो घर पे ही रहती हूँ, कोई कार्य नहीं। उनके कार्य की कोई गिनती भी नहीं है, न उनका कोई वेतन फिक्स है ना। उनसे आधारित जो है वो डेटा ही सही तरीके से उपलब्ध नहीं है हमारे पास कि कितनी महिलाएं जो हैं कृषि में कार्यरत हैं। जबकि हाफ ऑफ द व्हील है वो हमारे, कहते हैं ना, एक गाड़ी का 2 पहिया है, पुरुष और एक स्त्री है। तो इस प्रकार स्त्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बल्कि पुरुष से ज़्यादा
रोल प्ले करती हैं, उसके बावजूद उसे उसका बराबर वेतन नहीं दिया जाता है ना। समाज में उसकी भागीदारी को ज़्यादा गिना नहीं जाता है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, हम उसको ही देखते हैं, ठीक है। आठ मार्च को जो दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया था ना, जिसे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महिला किसान वर्ष के रूप में भी मनाने का अवसर बताया। यह समय था भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को पहचानने का, है ना, कि महिलाएं जो है कृषि व्यवस्था में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसका एक अवसर था कि आप उस समय इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। भारत ने आधिकारिक आंकड़े महिलाओं के काम की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। गांव में महिलाओं का बहुत सा काम घर, खेत और पशुपालन से जुड़ा होता है, जो अक्सर बिना वेतन का और मौसमी या अनियमित होता है। इसलिए कई बार महिलाएं खुद को काम करने वाली नहीं बताती हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या क्या है। कृषि में कितनी महिलाएं काम करती हैं। सरकारी सर्वे के अनुसार तो 2011-12 में ग्रामीण महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 35% थी। 2023-24 में बढ़कर यह 46.5% हो गई, लेकिन दुनिया के कई देशों से अभी भी कम है, जहाँ 57 से 63% महिलाएं कृषि में कार्यरत है। ग्रामीण महिलाओं की कार्य भागीदारी जो है इतनी है पूरी दुनिया में देखी जाए तो, और हमारे भारत में इतनी कम है। हालांकि महिलाओं की संख्या बड़ी है, पर इसके पीछे एक समस्या भी है कि अधिकतर महिलाएं स्वरोजगार में हैं, है ना। स्वरोजगार, उनके घर के ही कामों में व्यस्त है। 2011-12 में ग्रामीण महिला कामगारों ने 60% स्वरोजगार में थी और 2023-24 में 73%। 2023-24 में कृषि क्षेत्र में लगभग 11.76 करोड़ महिलाएं काम कर रही थी और पुरुष कितने थे, 12.75 करोड़। खेती में महिलाओं का काम क्या है, फसल उत्पादन करना। 57% से 61% श्रम महिलाओं का इसमें होता था, ये तमिलनाडु का सर्वे कहता है। और ये यूपी में 41% तक था। मतलब खेती का जो बड़ा हिस्सा है वो महिलाओं पर निर्भर था। और पशुपालन कृषि को तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है ना। बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं हमारे इंडिया में या ग्रामीण परिवेश में, तो अक्सर हर घर में हम पशु देखते हैं, है ना। तो उनको पालने की, उन्हें खाना खिलाने की, दूध होने की जो सारी प्रक्रिया है वो अक्सर महिला ही करती हैं। तो दूध देने वाले पशुओं की देखभाल अधिकतर महिला ही करती हैं। एक पशु की देखभाल में महिला लगभग 2 घंटे रोज़ लगाती है ना। और 4 करोड़ महिलाएं पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 4 करोड़ घरों में पशु है और जो महिलाएं हैं वो 4 करोड़ पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। मजदूरी का काम, बढ़ते मशीनी उपयोग से मजदूरी के काम में अक्सर महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ता है। खेती में आजकल बहुत सारी कटाई के लिए, बुवाई के लिए हर जगह मशीनें आ गई हैं, तो वह मजदूरी पर असर पड़ता है और अक्सर महिलाओं का काम कम हो जाता है ना। उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो 16 से 71% तक ही जो है काम उपलब्ध है। अधिकतर महिलाएं गरीब किसान मजदूर परिवारों से आती हैं। महिलाओं की मजदूरी और आय। कृषि मजदूरी गांव में 300 रुपये से कम है और राष्ट्रीय स्तर पर 384 रुपये। केरला में सबसे ज़्यादा पाई गई 646 रुपये। पशुपालन में 100 रुपये प्रतिदिन, है ना। कृषि मजदूरों में 300 रुपये प्रतिदिन, पशुपालन में 100 रुपये प्रतिदिन। खेती से आय जो है वो टोटल ही 16,000 से 24,000 एक घर की होती है। तो मान लो अगर आधा हिस्सा भी औरतों में बांटा जाए तो भी बहुत कम होता है इससे। समस्याएं क्या है, महिलाओं के काम का सही रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। ज़्यादातर महिलाएं स्वरोजगार या बिना वेतन के ही काम करती हैं, है ना। केवल 10% ग्रामीण महिलाओं के पास ज़मीन का मालिकाना हक है। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों से काफ़ी कम मानी जाती है, आंकी जाती है। ये सब समस्याएं हैं
अब इसके सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए कि भारत की खेती में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। वे खेती, पशुपालन और मजदूरी तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करती हैं। इसके बावजूद उनकी मजदूरी भी कम है, उनके काम को सही तरीके से गिना नहीं जाता है, उनके अधिकार और सुविधाएं भी सीमित हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि सरकार महिलाओं के काम को सही ढंग से दर्ज करें, उन्हें उचित मजदूरी और अधिकार दें। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिसी मिस स्टेप, नीति की गलतियाँ, है ना। ये आर्टिकल आया था एडिटोरियल, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये जो पश्चिम एशिया में अभी युद्ध चल रहा है, उसमें जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है वो संकट में आ गई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की नीतिगत तैयारी और संकट के समय संचार प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का लगभग जो है 90% तेल जो है वो आयात करता है। इसलिए वैश्विक संकटों का सीधा प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता हमें दिखाई दे रहा है। वैकल्पिक ईंधन ट्राई कर रहे हैं हम। सरकार द्वारा एथेनॉल और बायोफ्यूल को बढ़ावा देना सकारात्मक कदम है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा की जो मांग है वो के कारण इसका प्रभाव जो है वो सीमित रहेगा। जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई चेन जो है इतना जल्दी मांग की आपूर्ति कर नहीं पाएगी, तो इसका जो प्रभाव है वो इमीडिएटली हमें देखने को नहीं मिलेगा, इस सीमित दायरे में ही रहेगा, है ना। आप ऐसे संकट के काल में ही वैकल्पिक ईंधन का उपयोग जो है एकदम से बढ़ा रहे हो, तो उसे लागू होने में, बनने में, सप्लाई चेन में पहुंचने में समय लगेगा। रूस से तेल आयात का महत्व, हम पहले बहुत अच्छा खासा तेल जो है रूस से ख़रीदते थे, कम कीमत पर ख़रीदते थे, लेकिन अमेरिका से ट्रेड डील फिक्स करने के चक्कर में हमने उनसे ख़रीदना कम कर दिया। अभी हम फिर से ख़रीदेंगे। तो वैश्विक संकट के समय रशिया से तेल आपूर्ति भारत के लिए महत्वपूर्ण रही है। हमेशा ही रूस ने हमारी सहायता की इस मामले में, लेकिन भारी दबाव के कारण आयात नीति जो है वो अस्थिर ही रही। कभी हमने ख़रीदना चालू किया, कभी बंद किया, है ना। तो पहले जैसी जो सप्लाई उनकी रहे ज़रूरी नहीं है, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते अब ऐसी, और हो जाए तो हो जाए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पहले भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना कम किया और फिर बाद में रूस से भी कम किया। इससे जो हमारी ऊर्जा कूटनीति है वो प्रभावित हुई। नीतिगत योजना की कमी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एलपीजी की मांग बढ़ी, लेकिन गैस की कमी की स्थिति बनी रही क्योंकि आपूर्ति और भंडारण में समान वृद्धि नहीं हुई। ये जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई थी एलपीजी सप्लाई के लिए, उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और जो सप्लाई है वो उतनी कम हुई। डिमांड ज़्यादा रही, सप्लाई कम रही, है ना। दोनों चीज़ें समान रूप से चल नहीं पाई, तो ये भी कोई सक्सेसफुल योजना नहीं मान सकते हम। संकट संचार की कमजोरी, सरकार द्वारा समय पर सूचना न देने से ईंधन की उपलब्धता को लेकर जनता में अनावश्यक घबराहट फैल गई है। ये सही है। थोड़े दिन पहले सरकार का कहना था कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, 10 दिन निकल गए, अब कम रहा होगा, है ना। तो और मतलब सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई नहीं। अभी एकदम से गैस की किल्लत हो गई है, तो लोग जो है डर की स्थिति में हैं अभी। ठीक है, देखते हैं आगे होता क्या है। अभी क्या है, ग्लोबल एनर्जी कंसर्न माउंट एज ईरान हिट्स शिप। ये जो युद्ध चल रहा है इसके तहत ईरान ने दुबई और नई दिल्ली, ईरान ने बुधवार को पर्शियन गल्फ क्षेत्र, है ना, ईरान पर्शियन गल्फ क्षेत्र में हमला किया, व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया और यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन से हमला किया। इससे पूरे विश्व में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। यह घटनाएं उस समय हो रही है जब अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं। मतलब हवाई हमले जो है दोनों ओर से जारी ही है, इधर और उधर से। भारत आने वाले जहाज़ों पर भी हमले का शिकार हो सकते हैं। थाईलैंड का मालवाहक जहाज़ जो था ओमान के तट के पास होर्मुज जल डमरू मध्य
में मिसाइल हमले का शिकार हो गया, जो गुजरात के कांडला पोर्ट की ओर आ रहा था, है ना। ठीक है, अभी 20 लोगों को ओमान नौसेना ने बचा लिया, लेकिन 3 चालक दल जो है सदस्य अभी भी लापता हैं। भारत की प्रतिक्रिया यही है कि निरपराध लोगों की जान लेना जो है वो खतरे में है। निंदा करी भारत ने इस घटना की। पहले भी इसमें भारतीयों की जान जा चुकी है ना। दुबई में ड्रोन हमला, अन्य खाड़ी देशों पर को भी खतरा हो रहा है। ईरान की चेतावनी, ये सब ठीक है, पर तेल की कीमतों पर जो है वो बहुत ज़्यादा असर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 20% बढ़ गई हैं, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सदस्य देशों ने अपने भंडारण से 400 मिलियन देने का वादा किया है, मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा तेल रिलीज़ है ना, तेल भंडार रिलीज़ है। हॉर्मुज़ जल अमृत को हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं कि कितना बड़ा उसका महत्व है, वो हमें आज पता चल रहा है। युद्ध की स्थिति में इजराइल ने ईरान और उसके सहयोगियों पर हवाई हमले कर दिए। लेबनान की बेरूत, ये सब चल ही रहा है, युद्ध सब। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पर्शियन गल्फ में जहाज़ों पर हमले, तेल आपूर्ति में खतरा और वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका जो है अभी और ज़्यादा बढ़ गई है ना। हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई इज़ इंडिया स्टेयरिंग एट एलपीजी डिफिसिट। पढ़ लेते हैं इसको भी। भारत में जो है एलपीजी संकट, इसके ऊपर ये है कि हम जो है आयात पर ज़्यादा निर्भर थे, है ना। और भारत में जो एलपीजी रसोई गैस की कमी क्यों दिखाई दे रही है, इसके ऊपर है ये कि भारत अपनी एलपीजी की ज़रूरत का लगभग 60% आयात करता है और इसमें 85% से ज़्यादा एलपीजी जहाज़ों से होकर आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है लगभग, है ना। ये अगर इस रास्ते में युद्ध या तनाव होता है तो सप्लाई जो है तुरंत प्रभावित होती है। एलपीजी की जो मांग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी गरीब परिवार को गैस कनेक्शन दिया गया है। भारत में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है। 10 करोड़ कनेक्शन 2017 के बाद जोड़े गए, है ना। ठीक है, और हर महीने में लगभग 3 लाख टन एलपीजी की खपत होती है हमारे यहाँ पे। और पर्याप्त तो भंडारण नहीं हो पाया। पहले प्रणाली सिर्फ सप्लाई चेन चलाने के लिए ही बनी, स्टॉक रखने के लिए नहीं बनाई गई थी, है ना। भारत में सिर्फ 2 एलपीजी स्टोरेज हैं, एक तो मंगलुरु में और एक विशाखापट्टनम में। ठीक है, खपत के मुकाबले स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। भारत रोज़ लगभग 80,000 टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, लेकिन स्टोरेज 2 दिन की ज़रूरत से भी कम है। नए स्टोरेज बनाने की योजना नहीं है। तेल मंत्रालय ने संसद में बताया कि अभी नए एलपीजी भूमिगत स्टोरेज बनाने की कोई योजना नहीं है। आयात में समय लग सकता है। निष्कर्ष ये है कि आयात पर अत्यधिक निर्भरता हमारी रही है। मांग में तेज़ी से वृद्धि देख रहे हैं हम अभी। पर्याप्त भंडारण हमारा नहीं रहा है ना। वो जो निर्भरता है वो भी मध्य पूर्व के रास्ते पर रही है। ठीक है, सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी भारत की एलपीजी ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है उच्च आयात निर्भरता और बहुत कम रणनीतिक भंडारण क्षमता। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उपलब्ध होगी।